जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम आज पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कोरोना का संकट जिस प्रकार से गंभीरतम की ओर बढ़ रहा है, हमें अवश्य ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना के मरीजों की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई है भारतवर्ष में। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में भी ये 1000 से अधिक मरीज देखने को मिले हैं जो संक्रमित हुए हैं कोरोना से। प्रतिदिन औसतन 100 लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा ये परम कर्तव्य नहीं है कि हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए वो तमाम सावधानियां जो बार बार सरकार हमसे कह रही है उनका अनुपालन करें? क्या घरों में रहकर हम अपने काम नहीं कर सकते? क्या हम घरों से बाहर जब निकल रहे हैं तो चेहरे और नाक को ढकते हुए मास्क पहनकर नहीं निकल सकते? क्या बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने में हमें बहुत कष्ट होगा? क्या बाहर जब भी हम जाएं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा दूर रहें, और अगर भीड़ में जाना भी हो या अगर ऐसी जगह जाना हो जहां हमारा जाना अति आवश्यक है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े होने में हमें कष्ट होगा? श्रोताओं, अभी भी समय है, अभी भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तभी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखें, यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की और जो सरकार ने सावधानियां बताई हैं उनका पालन करने से जरा भी चूके तो निश्चित जाने कि हम कोरोना के संक्रमित हो सकते हैं। और एक बार संक्रमित होने के पश्चात हमारी क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से अस्पतालों में क्वारंटीन होना होगा और क्वारंटीन के दौरान 14 दिनों तक या उसके बाद भी हमारा जिस प्रकार से सामाजिक रूप से संबंध कट जाता है वो बहुत शोचनीय है। श्रोताओं, एक और प्रश्न सामने आता है कि कोरोना के वो मरीज जो ठीक होकर अस्पतालों से घर आ गए हैं उनके प्रति हमारे मन में अगर कोई संशय है तो संशय को दूर कर लेना चाहिए। कोरोना के मरीज कोई छुआछूत की बीमारी से ग्रसित नहीं हुए हैं, वो ठीक होकर आए हैं और उनकी बीमारी समाप्त हो गई है, तभी उन्हें घर आने की अनुमति दी गई है। तो उनके प्रति अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाएं। याद रखें कि कोरोना से हमारे शरीर को दूर रखने की बात कही गई है और अगर कोरोना का कोई मरीज है तो उससे हमें थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोरोना के मरीज के साथ हम मानसिक रूप से भी दूर हो जाएं। तो श्रोताओं, इसको ध्यान में रखें और कोरोना से पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखें। आइए आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं एक ऐसे हिंदी साहित्यकार से जो कि मजदूरों के, गरीबों के और तमाम
उन वंचितों के मसीहा के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपनी लेखनी से इन गरीब और मजदूरों पे। आप हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। श्रोताओं नमस्कार। इस समय कोरोना का संकट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है और हम सब इससे बचने के लिए तमाम उपाय ढूंढ रहे हैं। इसके बावजूद अभी सफलता बहुत दूर दिखाई पड़ रही है। यद्यपि बहुत सारे शोध हो रहे हैं और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इससे निजात हमें मिल सके। इस बीच इस कोरोना संकट ने भारत में भी अपने पांव पसारे हैं और बहुत सारी समस्याओं को उभारा है। एक अजीब तरह की समस्या आई है जो हमारी सामाजिक दूरी को व्यक्त करती है। सामाजिक दूरी ऐसी बनी है कि लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समाज में एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं। एक और समस्या आई, मजदूरों की समस्या, जो बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ महानगरों से, वो बहुत ही गंभीर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं लेकर आया है। इन सारी समस्याओं पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि डाली है हिंदी साहित्य के विद्वान, आलोचक, कवि और समीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ ने। डॉक्टर सिद्धार्थ गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं, परंतु आजकल दिल्ली में निवास कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य कर रहे हैं। तमाम पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कोरोना संकट है उसको वो किस दृष्टि से देखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, देखिए, ये जो कोरोना संकट है इसके जो शारीरिक आयाम हैं, जो चिकित्सीय आयाम हैं, वो तो बहुत बहुत गंभीर हैं और बहुत सूक्ष्मता से उस पर अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन अगर इसके सामाजार्थिक पहलुओं पर अगर हम चर्चा करें तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ रही है पूरे भारतवर्ष में। आपने इस अवस्था को बहुत गंभीरता से चिंतन किया था, आपने देखा भी है और बहुत सारे आपके लेख भी इस संबंध में आए हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं इस कोरोना संकट को? मैं इसके, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, कि मैं इसके मानवीय जो पहलू है, सामाजिक और आर्थिक पहलू है और इंसानी जो पहलू है, वैसे देखिए कोरोना के बारे में 2-3 बातें तो बहुत साफ है। एक बात तो ये है कि पूरी दुनिया में करीब करीब सभी गंभीर लोग जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस कोरोना में एक जो प्रकृति के साथ हमने रिश्ता बनाया और जो प्रकृति के साथ हमने प्रकृति पर विजय पाने जैसी बातें जो हम कर रहे थे, या प्रकृति के साथ प्रकृति का इस तरह से दोहन कि प्रकृति ही कहीं न कहीं से तो नष्ट होने की तरफ बढ़े, तो एक बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य का जो रिश्ता उसके गड़बड़ाने के चलते कोरोना संकट इतना गंभीर हुआ है और कोरोना का एक बड़ा कारण। लेकिन खैर मैं इस पहलू पर नहीं जाता, मैं इसके मानवीय पहलू पर आता हूँ जी। देखिए, एक और मानवीय पहलू में भी, चूंकि 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती है, तो मुझे ये इसके मानवीय पहलू को, इसके सामाजिक पहलू को देखते हुए एक बड़ी शिद्दत से एक चीज प्रेमचंद याद आ रहा है कि जिस तरह से इस संकट ने लोगों को, जिस तरह का इस संकट में चेहरा आ रहा है, मानवीय चेहरा आ रहा है, उसको दर्ज करने वाला मतलब प्रेमचंद जैसा कोई साहित्यकार अभी दिख नहीं रहा है। इसके दोनों पहलू हैं। कोरोना के दौरान मनुष्यता के 2 चेहरे आए हैं सामने। एक तरफ एक चेहरा आया है कि लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा करके और दूसरे लोगों की मदद किया है। आप जानते होंगे कि एक जगह आपने देखा होगा कि पिता पुत्र उन लाशों को अंतिम सम्मानजनक अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, कोई उनके परिवार का सदस्य नहीं है और एक सिख परिवार है और वो लोग और बाप बेटे सभी मिल करके और उन सब लाशों को अंतिम संस्कार। तो एक तरफ ये भी हो रहा है कि मनुष्यता, बहुत सारे लोग, अभी टीका आया है तो जब टीका पर कहीं न कहीं टीका का प्रयोग होना है, पहले चरण का मनुष्यों पर प्रयोग होना है, दूसरे चरण का मनुष्यों पर प्रयोग होना है, तीसरे चरण पर मनुष्यों का प्रयोग होना है, तो पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में लोग आए हैं और खुद को समर्पित किए हैं कि कोरोना वैक्सीन का टेस्ट हमारे शरीर के ऊपर किया जाए। जी। ये भी चेहरा है ऐसा। दूसरी तरफ आपने देखा 100 डॉक्टर अपने देश में अब तक मर चुके हैं जी कोरोना के चलते, लेकिन किसी नहीं के बराबर डॉक्टरों ने लोगों का इलाज करने से इनकार किया है। ये भी पहलू आया। इसके अलावा आप देखे होंगे कि पुलिस का बड़ा ही
करीब करीब बहुत बार निर्दयी चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने बहुत आगे बढ़ के लोगों की मदद किया है। ये भी एक चेहरा है। तो एक तरफ ये चेहरा मनुष्यता का भी आ रहा है। पूरी दुनिया पर बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स हैं। भारी संख्या में नर्सों की भी मृत्यु हुई है, लेकिन लगातार नर्सें सेवा कार्य में। जी। एक चेहरा तो ये है, लेकिन एक दूसरा चेहरा भी आया है। वो चेहरा है कि जो इस देश में, कम से कम इस देश के अंदर मेहनत कशों के साथ व्यवहार किया गया है। और वो हमारे समाज के लिए और हमारे देश में वो बड़ा ही दुखदायी चेहरा है, और कुछ मामलों में वो चेहरा शर्मनाक भी है। जी जी जी। जो मजदूरा बरसों बरसों से, 20 साल से मुंबई में रह के, दिल्ली में रह के, अहमदाबाद में रह के, विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करके, कंस्ट्रक्टर साइटों पर काम करके और इस देश में उत्पादन कर रहे थे, या बहुत सारी घरेलू नौकरानियां जो घरों में लोगों के काम करती थी, घरेलू नौकर लोग घरों के में लोगों के काम करते थे, सेवा प्रदान कर रहे थे, अचानक उत्पादन का कार्य कर रहे थे, सेवा का कार्य कर रहे थे, लोगों को विभिन्न तरीके से मदद मुहैया करा रहे थे। अचानक कोरोना के लॉकडाउन के बाद, चाहे वो फैक्ट्री के मालिकों ने, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ठेकेदारों ने, चाहे उन बड़ी बड़ी सोसाइटियों के मध्य वर्ग ने, और कुछ हद तक मैं सरकार को भी कहूंगा, इन सभी ने जिस तरह से मजदूरों को असहाय छोड़ दिया, वो इस देश का बहुत त्रासद कथा है। जी जी। और जैसे इसमें सबसे दुखद है कि जिस गोरखपुर आकाशवाणी कि जहाँ हमारा क्षेत्र है, वो भोजपुरी का क्षेत्र है। जी जी। और सबसे ज्यादा इसका शिकार जो ये मजदूर हुए हैं, हम जानते होंगे कि 64 जिले हैं बिहार और पूर्वांचल के, जिसे भोजपुरिया क्षेत्र कहते हैं। जी जी। उस भोजपुरिया क्षेत्र के ही 60% वो मजदूर थे जिन्हें पलायन कर करके इन शहरों से, चाहे वो चेन्नई जैसे शहर से भी, मुंबई से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, यहाँ तक कि हरियाणा के कुछ इलाकों से, पंजाब के कुछ इलाकों से जो भाग करके अपने गाँव में आना पड़ा, वो बहुलांश हमारे भोजपुरी क्षेत्र। और इसमें नो डाउट ऐसे भी मकान मालिक थे, ऐसे भी फैक्ट्री मालिक थे, ऐसे भी ठेकेदार थे जिन्होंने मदद भी की, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम थी। बहुसंख्यक लोगों ने इन मजदूरों को उनकी हालात पर छोड़ दिया। और जो चित्र आपने देखे होंगे कि करीब करीब 300 लोगों के तो रास्ते में जाते समय या कुचल करके या पानी के बिना, ऐसे 300 लोगों की मौत हुई। जी। तो सबसे मैंने जो त्रासद चेहरा इस दौरान दिखाई दिया, वो दिखाई दिया कि इस देश के मेहनत करने वाले लोगों के प्रति, इस देश के मध्य वर्ग का, इस देश के उच्च मध्य वर्ग का, यहाँ तक कि एक हद तक सरकारों का भी, मालिकों का भी जो स्वरूप दिखाई दिया, वो थोड़ा मनुष्यता पर से भरोसा कमजोर किया। यानी दो चीजें एक साथ आई। एक तरफ से मनुष्यता पर भरोसा करने वाली बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई दी, और दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें दिखाई दी जिससे मनुष्यता पर भरोसा टूटा भी। जी जी। कि जो आप सोचिए कि जो मजदूरा सालों साल, 3-3 साल से, 55 साल से एक मकान में रह रहा था, वो किराया दे रहा था, वो 1 महीना किराया नहीं दे पाया और उसको खाली कर देने का, बाहर कर देने का आदेश जारी कर दिया गया। क्या 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने का किराया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था? जिन फैक्ट्रियों को इन मजदूरों ने अपनी जिंदगी दे दी, अपना सारा खून पसीना दे दिया, क्या ये फैक्ट्रियां 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन तक उनका वो व्यवस्था नहीं कर सकती थी? मैं आपसे बताऊं कि मैं यहाँ दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जाकर देखा, एक तस्वीर आई कि आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के जो मजदूरा होते हैं, वो जहाँ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पर काम हो रहा होता है वहीं रहते हैं, और जो पलायन करके आए हुए मजदूर होते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ झारखंड से, ये मजदूरों का 40% इन्हीं कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों पर ही काम करता है। तो ये जो ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र बंद कर दिए गए, और वो वहीं खाना बनाते थे, वहीं रहते थे, और वहीं सारा उनका काम, अचानक उनसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया गया। उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प, न कोई रहने की जगह, न खाना बनाने की जगह, न उनके जेब में पैसे। तो ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली। तो इस कोरोना की त्रासदी वैसे तो कोई भी नहीं है ऐसा, जब वो दुनिया के राष्ट्रपतियों को हो रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति को हो गया,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो गया, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो गया। तो ये तो एक ऐसी बीमारी है जो गरीब अमीर का अंतर नहीं देख रही है, सबको हो रही है और सभी लोग संकट में हैं। लेकिन जिस तरह से इस बीमारी की और बीमारी और इसके साथ इसकी आर्थिक मार जो मजदूरों पर पड़ी है वो बहुत भयावह है। आपने आत्महत्या की इसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने आत्महत्या की भी तस्वीरें देखी होंगी। ऐसे बाप की तस्वीरें कई जगह आई कि जो अपने कमरे में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भोजन नहीं दे पा रहा था और वो विवस्ता देख करके उसने खुद को फांसी लगा ली। मैं फांसी लगाने का समर्थन नहीं करता, कोई रास्ता उसको निकालना चाहिए था, उसको जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन उस व्यवस्था को समझिए। तो सबसे मैं कहूंगा कि त्रासद और दुखद पहलू था इस देश के मेहनत कश लोगों के साथ जो इस दौर में व्यवहार हुआ, जबकि ऐसा नहीं है हमारे देश में। अब हमारे देश में इतना अन्न है, इन्हीं किसानों ने और मेहनत करने वाले मजदूरों ने इतना अन्न पैदा करके खाद के गोदाम और खाद्यान्न भंडारों में पड़ा हुआ है कि 3 सालों तक हमारे यहाँ कोई पैदावार न हो, ऐसा नहीं होगा नहीं, तब भी हमारे पूरे देश का पेट भरा जा सकता है, इतना खाद्यान्न पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे लोग ऐसे भूख से तड़पते रहे, उनको पर्याप्त भोजन न मिल पाए, तो ये हमारे लिए वास्तव में ये बहुत त्रासद माना जाएगा और बहुत ही शर्मनाक भी कह सकते हैं कि अगर हमारे ही समाज के कुछ लोग खाने को मुहाल हो रहे हैं, खाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, खाना पीना, परिवार चलाना, जिंदा रहने की समस्या आ रही है, और दूसरा वर्ग मूक खड़ा रहे, मूक देखता रहे या अपने दरवाजे बंद कर ले, मानवता के लिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा माना जाएगा। ये जो स्थितियां बनी जिसमें कि आपने कहा कि भोजपुरी क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ, भोजपुरी क्षेत्र के लोग ही ज़्यादा मजदूरी का काम करते थे महानगरों में जाकर, वो वहाँ से पलायित हुए हैं। इस दौरान जो समस्याएं आई वो तो आई, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनका पलायित होकर वापस अपने घर आ जाना और इस भोजपुरी क्षेत्र में इकट्ठे हो जाना, क्या यहाँ इनके भरण पोषण की स्थितियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं कि यहाँ ये कुछ जीवित रहने की परिस्थितियाँ बना लेंगे? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। आपको बताऊं कि मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने भोजपुरी क्षेत्र से पलायन का 200 वर्षों से है, और मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। इसी भोजपुरी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर के रूप में करीब 15 लाख लोग जी दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे गए। हाँ। और आज भी इसी भोजपुरी क्षेत्र के सबसे ज्यादा 60% मजदूर दुनिया के देश के कोने कोने में जाकर के वो सारे काम करते हैं जो कोई करने को तैयार नहीं होता। ऐसी हालातों में रहते हैं जिस हालात में मनुष्य रहने को तैयार, कोई भी दूसरा रहने को तैयार नहीं होता है। ऐसी हालातों में रहते हैं, ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो मूल सवाल आपने पूछा, इनके पास वहाँ जुगाड़ नहीं, वहाँ नहीं जिंदा रह सकते। इसका ये एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखूंगा कि जो ये पलायन करके मजदूर आते हैं, इनमें से 85% से अधिक ऐसे हैं जिनके पास या तो भूमि है ही नहीं, या तो जिनके पास 1 एकड़ से बहुत कम, जी 1 एकड़ से कम, सीमांत किसान है ये। हाँ, और ये नहीं, या तो भूमिहीन है या कुछ इसमें से सीमांत, ज्यादातर भूमिहीन है, कुछ इसमें सीमांत गरीब और सीमांत किसान है। दूसरा ये है कि इसमें से शिक्षा पे भी अपने तरह ये है कि इसमें से 85% ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल या हाई स्कूल से कम शिक्षा पाए जी। आपको केवल मैं बिहार का आंकड़ा बता दूं कि बिहार में आधे परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य पलायन करके गया हुआ है। आधे परिवारों का, बिहार में सारे परिवारों का जो आधा परिवार है, उनका भोजन, रोजी रोटी, दाल पानी पलायन से चलता है। यानी 50% परिवारों के लोग जो हैं पलायन करके कहीं न गए हैं, और पलायन क्या है, बंद हो जाए तो उनके लिए जिंदा रहना ही मुश्किल है। और जानते हैं कितना मिलता है? जो आंकड़े आए हैं, प्रमाणिक आंकड़े हैं कि ये जो पलायन करके मजदूरा बिहार के जाते हैं वो प्रति महीने 2100 रुपए से अधिक नहीं भेज पाते हैं। कुल 26,000 रुपया ये साल भर में अपने घर पर भेज पाते हैं। इसी तरह जो पूर्वांचल के मजदूर आ गए हैं वो 38,000 रुपया साल भर में भेजते हैं, जो कि करीब 3100 रुपया प्रति महीने बनता है। जी। कोई सोच सकता है 1,80,000 पाने वाला, 1 लाख पाने वाला सोच सकता है करीब ये 2100 रुपए एक महीना भेजने के लिए इतनी दूर तक जाते हैं। 2100 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। उसी में उनका भोजन भी चल जाता है, उसी में थोड़ा सा उनका बच्चा पढ़ भी लेता है, उसी में उनका बूढ़े माँ बाप का इलाज भी होता है।
जी जी। और इन जिन एरिया के हैं, ये बिहार के, पश्चिमी बिहार के और पूर्वांचल के, वहाँ ये 1 महीना भी टिकने की उम्मीद नहीं है। अभी सारे आंकड़े आ गए हैं कि जो पलायन करके गए हैं वो कर्ज में डूब रहे हैं। जी। वो किसी तरीके से रास्ता निकाल करके दूसरी जगह, यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि झारखंड से तो वो सीमा के बॉर्डर पर सड़क बनाने के लिए जाने को तैयार हो गए हैं। हम्म। क्योंकि उन वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, उन एरिया में कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है, उनके पास जो हुनर है उसके लिए कोई काम नहीं। अभी से वो कर्ज में डूबने लगे हैं। जी। अभी से उनके यहाँ ये स्थिति पैदा हो गई है कि अगर सरकारी राशन कार्ड ना मिले, लेकिन राशन कार्ड से अन्न ना मिले तो उनके लिए जीना मुश्किल है। और अन्न तो मिल जाए लेकिन दूसरी चीजों के लिए कहाँ से पैसे का बिल्कुल इंतजाम करें, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर कोई इंतजाम ही नहीं है। और एक जानकारी आपको दूं कि अपने गोरखपुर के बगल का जो सिद्धार्थनगर जिला है, हाँ हाँ। इस देश में सबसे ज्यादा जहां से पलायन हुआ है वो अपना सिद्धार्थ। जी। केवल अकेले सिद्धार्थ नगर में 1 लाख से अधिक मजदूर वापस आए। और वाह। कभी सिद्धार्थ नगर के उन कोनों में जाइए तो आप देखेंगे कि अभी जो झोपड़पट्टियां आपको और इलाकों में ही वो दिखेंगी और वो गरीबी का साम्राज्य दिखाई देगा। तो आपने ये जो सवाल किया कि क्या ये सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। जी जी जी, यानी इनको फिर वापस उन्हीं महानगरों की ओर या नजदीकी शहरों की ओर ही रुख करना होगा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। सिद्धार्थ जी, ये तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। समाज के जो लोग हैं, समाज के जो संपन्न लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, उनके लिए कम से कम जीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध हो सके, इतना काम उनको अवश्य मिले, तभी इस समाज का, इस देश का कुछ विकास हो पाएगा। जो मूलभूत विकास की जो बात करते हैं वो हो पाएगा, वरना तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाएंगे, बड़े बड़े पुल बन जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, और जो हमारा जो निचला तबका है, जो गरीब है, जिसके सामने रोटी की समस्या है, वो जहाँ का तहाँ ही रह जाएगा। सिद्धार्थ जी, आपने तो बहुत जो बातें बताई हैं बड़ी चिंता उत्पन्न करती हैं। थोड़ा हम आपसे हिंदी साहित्य की बात करना चाहेंगे। आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लेखकों ने इस समस्या पर निकलम चलाई है। खास करके प्रेमचंद तो मजदूरों के और आम आदमी के, आम किसान के संघर्ष के मसीहा ही रहे हैं। उनकी पूरी पूरी लेखनी ही इसी पर केंद्रित है। कल प्रेमचंद की जयंती भी है, तो आप क्या कहेंगे, हिंदी साहित्य कितना इस समस्या पर नज़र डाल पाता है? एक तो मैं आपसे ये कहूँ कि भारत का आम जन जो है, मैंने एक जगह लिखा भी था कि भारत का जो आम मेहनत कश गरीब समाज है, मेहनत कश है, मैंने मेहनत कश कह रहा हूँ, जो समाज जी है जी। वो अपने प्रेमचंद को ढूंढ रहा है। हम्म। कोई दुखिया प्रेमचंद को ढूंढ रहा है, कोई होरी प्रेमचंद को ढूंढ रहा है, कोई सीलिया प्रेमचंद को ढूंढ रही है, कोई झुनिया प्रेमचंद को ढूंढ रही है, कोई भगत प्रेमचंद को ढूंढ रहा है। मतलब इस देश का आम आदमी प्रेमचंद को ढूंढ रहा है। कुछ नहीं, उस आदमी को प्रेमचंद को दे नहीं देते, लेकिन एक आदमी को जानते हैं क्या प्रेमचंद दे देते। कम से कम वो ढूंढ इसलिए रहा है प्रेमचंद को, कोई उसके दर्द को तो कहते, किसी उसके दर्द को तो कोई बयां कर दे। जी। वो अपनी आंखें, अब वो बयान नहीं कर पा रहा है अपने दर्द को, वो अपने प्रेमचंद को ढूंढ रहा है। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन दुखद है, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, महान साहित्यकार हैं, बहुत बहुत लोगों की किताबें निकल रही हैं, किसी की 100, किसी की 200, 100 150 किताबें तक निकल गई, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 20, बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। लेकिन सच ये है, शायद इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इस देश का आम जन प्रेमचंद को ढूंढ रहा है। इस बात के लिए ढूंढ रहा है कि उनके दर्द को कोई बयान करे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही किसी ने बयान नहीं किया। आपने एक कविता देखी होगी गोरख पांडे, जी जी। स्वर्ग से विदा। मतलब ये जो प्रवासियों और मजदूरों का पलायन हुआ, जैसे लगता है कि गोरख पांडे ने ये कविता सिर्फ इन्हीं आज के लिए लिखी हो। जैसे उनकी एक लाइन है, भाइयों और बहनों, आलीशान इमारत बनकर तैयार हो गई है, अब आप यहाँ से जा सकते। उनकी कविता का शीर्षक है स्वर्ग से बिताई। ये मत पूछिए कि आप कहाँ जाएं, आप जहाँ चाहे जहाँ आ जाएं। फिलहाल अंधेरे में कटी जमीन पर आपने जो झोपड़े डाल रखे हैं उन्हें भी खाली कर दें, फिर जहाँ चाहे वहां जाएं, आप आजाद। क्या और बात। अंतिम लाइन तो उनकी इतनी मारक है
टूटते जोड़ों, उजाड़ आंखों की, आंधियों, अंधेरे और सिस्कियों की, मृत्यु, गुलामी और अभावों की, अपनी बेदरो दीवार दुनिया में चुपचाप वापस चले जाइए। क्या हुआ, बहुत। मतलब एकदम सटीक कर दिया है कि जो स्वर्ग मजदूरों ने और सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करके इन प्रवासी मजदूरों ने और बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों ने जो स्वर्ग बनाया पूरे देश में ना, जब वक्त आया इन स्वर्ग के बनाने वाले लोगों को थोड़े देर के लिए, जब वो अपना पसीना नहीं बेच सकते थे, श्रम नहीं बेच पाने की स्थिति में नहीं थी लॉकडाउन के चलते, सिर्फ उतने देर के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए जरूरत थी कि जो उन्होंने वो स्वर्ग बनाया है थोड़ा देर ठहर जाने दीजिए। अगर वो नहीं बेच पाने की स्थिति में है तो आपके चलते लॉकडाउन में, और इतने दिन तो इनकी मदद कर दीजिए। जी आपके स्वर्ग जी की मांग नहीं कर रहे थे, वो आपके स्वर्ग में बसना भी नहीं चाह रहे थे, वो स्वर्ग आपको बना के दे चुके हैं। लेकिन क्या जब लॉकडाउन है, कुछ भी उनके पास काम नहीं है, अपना श्रम वो बेचने को तैयार है, आप अभी खरीदने की स्थिति में नहीं है, तो क्या आप 5 दिन 10 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं एक बात अंत में कहूँ, बुरा लग सकता है कि जिस तरह की सोसाइटियों में लोग, कोई बर्तन मांजने के लिए जाती थी, कोई खाना बनाने के लिए जाती थी, कोई गाड़ी चलाने के लिए जाता था, कोई गार्ड के लिए जाता था, कोई सफाई करने के लिए जाता था, कोई लाठी साफ करने के लिए जाता था, जिस तरह के इन लोगों के लिए दरवाजे इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों पे बंद कर दिए और इनको, जो आपने कहा ना, अछूत समझ लिया गया, इसको संक्रमण का जैसे वाहक को समझ लिया गया, ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। और सरकारें भी, मैं आपसे बताऊं कि दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 3 महीने तक सिर्फ 6-6 हजार रुपया एक एक परिवार को दे दीजिए। जी, कुल 70,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है, बहुत न्यूनतम पैसा ये था। 3 महीने के लिए इनको दे दीजिए, और 3 महीने के लिए जो आप राशन दे रहे हैं उसके साथ 6-6 हजार रुपया भी दे दीजिए, ये लोग सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन हम उनके लिए 3,000 और 6,000 प्रति महीने का इंतजाम नहीं कर पाए, पूरे परिवार के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाए, तो मैं कहूँ और उन्हें पलायित होने के लिए बाध्य कर दिया, बहुत मजबूर होके वो वहाँ से चला होगा, वो अपने बाल बच्चों को अपने गोद में उठाए। क्या आप सोचिए कि कोई अपने छोटे से बच्चों को लेकर, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 5 किलोमीटर पैदल लेके नहीं जाना चाहता है, जी जी, वो अगर वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर उसको लेके पैदल चल पड़ता है, बच्चे को लेके चल पड़ता है, प्यासा भूखा चल पड़ता है, जेब में कुछ भी नहीं है, हर तरह के खतरे और जोखिम लेकर के चल पड़ता है, तो आप समझिए कि जहाँ वो रह रहा था उसके साथ कितना निर्मम और निर्दय व्यवहार हुआ होगा। जी 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 जी, बहुत बहुत। और तो ये देखने को मिला, कई गर्भवती महिलाएं थी, कई बुजुर्ग, इतनी बूढ़ी महिलाएं थी, इतने बूढ़े बुजुर्ग थे जो कि एक कदम भी नहीं चल सकते थे। उनको वो चित्र देखा होगा ना कि एक बेटा अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठाए, बूढ़ी माँ को, और ली करके जा रहा है। बहुत दुखद रहा है ये पूरा ये कोरोना काल। हम यही कामना करते हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिलाए और इस समस्या का कोई समाधान निकले। सिद्धार्थ जी, आपने बहुत मार्मिक बातें कही हैं, बहुत समाज के ऐसे पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जो कि हम सबके, अगर मानवीय मूल्य कुछ होंगे तो निश्चित रूप से हम द्रवित होंगे, हम उस पर कुछ विचार करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतने कम समय के नोटिस पे आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की। आपका हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सिद्धार्थ। और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइहा। केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू मुल्तानी, केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू मुल्तानी, हर के करा पे छोड़ के जाला, के करा पे छोड़ के जाला।
के करा पे छोड़ के जाला तू तो ही पलानी राम इतना बता के देना कैसे दिन बीत राम इतना बता के देना। अंगना में कीच काट अंगना में कीच काट दुआरा पे पानी अंगना में कीच काट दुआरा पे पानी खाले ऊंचे पाँव रखिया खाले ऊंचे पाँव रखिया केहू नाही जान रहा इतना बता के देना कैसे दिन बीत रहा इतना बता के देना। के करा से आग मांगी के करा से पानी के करा से आग मांगी के करा से पानी अरे कहता महेंद्र मिश्र कहता महेंद्र सुना दिल जान राम जे करे से आग मंगिहा जे करे से आग मंगिहा। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे